अमेरिका से बड़ा बयान आया जहां व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी नौकरियां पहले अमेरिकियों को मिलेंगी, जिससे H1B पर बहस तेज हो गई है। वहीं IMF की ताजा रिपोर्ट ने पाकिस्तान के गहरे भ्रष्टाचार और कमजोर शासन की पोल खोल दी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत और कनाडा रिश्तों में नरमी दिखी है और रुकी हुई ट्रेड डील फिर शुरू होने की उम्मीद है। तकनीक की दुनिया में TRAI ने 21 लाख स्पैम नंबर बैन कर की बड़ी कार्रवाई, और देखेंगे अयोध्या राम मंदिर की धर्म ध्वज की पहली झलक। H1B वीजा को लेकर बढ़ते विवाद के बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रंप विदेशी निवेश का स्वागत करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि अमेरिका में काम करने वाली विदेशी कंपनियां प्राथमिकता से अमेरिकी नागरिकों को रोजगार दें। लेविट ने बताया कि ट्रंप ने कंपनियों से कहा है कि अगर वे अमेरिका में व्यापार करना चाहती हैं, तो उन्हें स्थानीय लोगों को ही नौकरियों पर रखना होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को मजबूत बनाना चाहते हैं और यही कारण है कि वे टैरिफ और बेहतर व्यापार सौदों को महत्व दे रहे हैं। H1B वीजा विवाद पर लेविट ने कहा कि ट्रंप का रुख संतुलित है। वे मानते हैं कि विदेशी निवेश और तकनीकी विशेषज्ञों की जरूरत है, लेकिन चाहते हैं कि अमेरिकी कर्मियों को प्राथमिकता और प्रशिक्षण दोनों मिले। IMF की ताजा गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में पाकिस्तान की शासन प्रणाली पर गहरा सेहत खतरा उजागर हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार लगातार और घातक है, जो आर्थिक विकास को रोक रहा है और सार्वजनिक संस्थाओं की विश्वसनीयता मिटा रहा है। विशेषकर एलिट कैप्चर यानी शक्तिशाली और समृद्ध समूहों द्वारा राजनीतिक और आर्थिक नीतियों पर कब्जा देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रही है। IMF ने चेतावनी दी है कि सिर्फ 2023 से 24 में NAB ने 5.3 ट्रिलियन रुपए की संपत्ति वसूली, लेकिन ये केवल भ्रष्टाचार के वास्तविक दायरे का एक छोटा सा हिस्सा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि न्याय व्यवस्था कमजोर, धीमी और राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। IMF के मुताबिक अगर पाकिस्तान गंभीर रूप से सुधार करेगा, तो अगले 5 सालों में उसकी GDP में 5 से 6.5% की बढ़ोतरी हो सकती है। 2 साल की कूटनीतिक तनाव के बाद भारत और कनाडा के रिश्ते अब सामान्य होते दिख रहे हैं। G20 में प्रधानमंत्री कार्नी और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के बाद दोनों देशों ने रुकी हुई ट्रेड डील वार्ता फिर शुरू करने पर सहमति जताई है। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने कहा कि नई विदेश नीति के तहत कनाडा भारत के साथ आर्थिक साझेदारी को तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। आनंद के अनुसार कनाडा और भारत 2030 तक आपसी व्यापार को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखते हैं। उन्होंने बताया कि कनाडा भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है और महत्वपूर्ण विदेशी निवेशक भी। कनाडाई प्रधानमंत्री कार्नी अगले साल भारत का दौरा करेंगे। दोनों देशों के संबंध 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर पैदा हुए विवाद के बाद बिगड़ गए थे, लेकिन 2024 से संवाद फिर बढ़ा है। बदलते वैश्विक माहौल में कनाडा व्यापारिक साझेदारियों में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। इथियोपिया के हैली गोबी ज्वालामुखी में 12,000 साल बाद हुए विस्फोट का असर अब भारत में दिखने लगा है। ज्वालामुखी से उठा विशाल राख का गुबार रेड सी, यमन और ओमान होते हुए अरब सागर से होकर उत्तर भारत तक पहुंच गया। राख के ऊंचे बादल दिल्ली, NCR, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर से गुजर रहे हैं, जिससे उड़ान संचालन प्रभावित हुआ। स्थिति को देखते हुए DGCA ने एयरलाइनों को प्रभावित क्षेत्रों से बचने, रूट बदलने और अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है। कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की गई। अकासा एयर ने जेद्दा, कुवैत और अबू धाबी की उड़ानें रद्द कर दी, जबकि KLM ने अपनी
दिल्ली एम्स्टर्डम सेवाएं रोकी हैं। इंडिगो और एयर इंडिया ने भी कई उड़ानों के रूट बदले या रद्द कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि राख काफी ऊंचाई पर है, इसलिए जमीन पर वायु गुणवत्ता पर प्रभाव सीमित रहने की संभावना है, पर निगरानी जारी है। संसद के लगातार बाधित होते सत्रों को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार ने विपक्ष को साथ लाने की कवायद तेज कर दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई ताकि आगामी शीतकालीन सत्र की कार्यवाही पर सहमति बनाई जा सके। संसद का शीत सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा और सरकार लगभग 10 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है। सबसे अहम परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 है, जो देश के नागरिक परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने का मार्ग तैयार करेगा। सरकार का मानना है कि इससे ऊर्जा उत्पादन और तकनीकी विकास को गति मिलेगी। इसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल भी एजेंडे में शामिल है, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों को अधिक स्वतंत्रता और पारदर्शी मान्यता प्रक्रिया देना है। सरकार कई संशोधन बिल भी लाने जा रही है, जिनमें नेशनल हाईवे संशोधन, कॉर्पोरेट लॉ संशोधन और सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड शामिल हैं। एप्पल के आधिकारिक वितरकों ने भारतीय रिटेलर्स को चेतावनी दी है कि अगर नया आईफोन 17 खरीद के 90 दिनों के भीतर विदेशी सिम से एक्टिव किया गया तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ये कदम ग्रे मार्केट में बड़े पैमाने पर हो रही आईफोन तस्करी रोकने के लिए उठाया गया। रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपलब्ध आईफोन 17 मॉडल तेजी से गायब हो रहे हैं, क्योंकि कई रिटेलर अधिक लाभ के लिए इन्हें रूस, अफ्रीका और मध्य पूर्व जैसे बाजारों में भेज रहे हैं। कुल आईफोन निर्यात का 3 से 5% अनौपचारिक चैनलों से जाता है और इसका लगभग आधा हिस्सा रूस पहुंचता है। अक्टूबर में ही आईफोन का निर्यात 1.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिससे भारत में स्टॉक की भारी कमी हो गई, खासकर 256 जीबी और 512 जीबी मॉडलों की। एप्पल ने आईफोन 17 सीरीज पर कैशबैक को 6,000 रुपए से घटाकर 1,000 रुपए कर दिया। मांग बढ़ने और छूट कम होने के कारण ऑनलाइन स्टोरों में स्टॉक सीमित है और कीमतें बढ़ रही हैं। भारत और चीन के रिश्तों में कुछ सकारात्मक संकेतों के बावजूद सीमा पर चीनी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। तिब्बत से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के करीब पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने सैन्य ढांचे का विस्तार कर रही है। हाल ही में चीन ने 4,300 मीटर की ऊंचाई पर एक नया ड्रोन परीक्षण केंद्र स्थापित किया, जिसमें 720 मीटर लंबी हवाई पट्टी, 4 हैंगर और प्रशासनिक इमारतें शामिल हैं। ये केंद्र कठिन मौसम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ड्रोन की क्षमता जांचने के लिए बनाया गया है। तिब्बत का पहाड़ी भूभाग और भीषण ठंड सैन्य अभियानों और रसद पहुंचाने के लिए बड़ी चुनौती माना जाता है, जिसके कारण चीनी सैनिकों को कई बार अतिरिक्त ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही चीन तिब्बत में सड़क, हवाई और रेल नेटवर्क को भी तेजी से मजबूत कर रहा है, जिससे भारत सीमा पर उसकी तैनाती क्षमता पहले की तुलना में काफी बढ़ गई है। टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने पिछले एक वर्ष में 21 लाख से अधिक स्पैम और फ्रॉड मोबाइल नंबरों को बैन कर दिया है। साथ ही करीब 1 लाख एंटिटीज को भी ब्लैकलिस्ट किया गया है। TRAI ने नए पब्लिक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि यूजर्स सिर्फ नंबर ब्लॉक न करें, बल्कि उन्हें TRAI की DND ऐप पर रिपोर्ट भी करें। रिपोर्ट किए गए नंबरों को टेलीकॉम कंपनियां वेरीफाई कर स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट कर देती हैं। TRAI ने सलाह दी है कि लोग किसी भी संदिग्ध कॉल को तुरंत काट दें और कॉल, मैसेज या सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी साझा ना करें। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए जल्द ही सरकार मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी, जिससे ये पता लगाया जा सकेगा कि मोबाइल नंबर उसी व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जा रहा है जिसकी KYC डिटेल दर्ज है। गुवाहाटी में हो रहे दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने चौथे दिन तक टीम इंडिया पर शानदार बढ़त बना ली है। इसी बीच पूर्व गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने भारतीय खिलाड़ियों की फील्डिंग के दौरान बॉडी लैंग्वेज पर चिंता जताई। उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में ऋषभ पंत की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि टीम दूसरी पारी में वापसी कर सकती है।
लेकिन फील्ड पर खिलाड़ियों का मनोबल कम दिख रहा है। पहली पारी में भारत सिर्फ 201 रन बनाकर ऑल आउट हुआ था और अश्विन के मुताबिक टीम को बैटिंग में मजबूत प्रदर्शन करना होगा। इस टेस्ट मैच में अब सिर्फ यशस्वी जायसवाल की अर्धशतक जड़ पाए हैं, जबकि बाकियों को संघर्ष करना पड़ा। अश्विन की ये टिप्पणी टीम की मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े करती है, खासकर जब विपक्ष सीरीज जीत के करीब हो। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली तस्वीर सामने आई। ये पवित्र ध्वज केसरिया रंग की थी और इसकी स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से की गई। ध्वज संपूर्ण त्रिभुजाकार थी, जिसकी ऊंचाई 10 फुट और लंबाई 20 फुट बताई गई। ध्वज पर दीप्तिमान सूर्य, ओम का चिन्ह और ओवितार वृक्ष की आकृति अंकित थी, जो भगवान राम के तेज, वीरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक मानी जाती है। ये ध्वज गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देने वाला प्रतीक है। धर्म ध्वज को पारंपरिक उत्तर भारत नगर शैली में निर्मित राम मंदिर के शिखर पर फहराया गया। ये पवित्र भगवा ध्वज राम राज्य के आदर्शों और भारतीय सनातन परंपरा की आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाता है। तो चलिए जानते हैं आज की खास और रोचक जानकारी। क्या आप जानते हैं कि जानवरों को भी इंसानों से एलर्जी हो सकती है? ये भले ही दुर्लभ हो, लेकिन कई बार पालतू कुत्ते और बिल्लियां मानव त्वचा के कण, परफ्यूम, हेयर प्रोडक्ट्स या हमारी त्वचा पर मौजूद रसायनों पर प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसे में उन्हें खुजली, छींक, रैशेस या त्वचा पर जलन जैसे लक्षण दिख सकते हैं, जो पशु चिकित्सक एलर्जी टेस्ट के जरिए इसका पता लगाते हैं। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट। Secret Size with Ramayana Club, expert guides, comfortable rides and unforgettable pilgrimages await. Visit our website.